जैसा कि आप सभी संस्कार सारथी के दर्शक जानते हैं कि संस्कार सारथी चैनल द्वारा एक व्यक्तित्व नाम का धारावाहिक लगभग 1 महीने से हम साक्षात्कार के रूप में शुरू किया है और इसी क्रम में बड़े बड़े व्यक्तित्व आए, उनका हमने साक्षात्कार किया। उनसे आप लोगों ने उनके अनुभव, उनके संघर्ष और उनकी प्रेरणाप्रद शिक्षाओं से कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य लिया होगा, आपको मार्गदर्शन मिला होगा। इसी क्रम में आज के जो मेहमान हैं वो हमारा संयोग है, हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व को आपके लिए साक्षात्कार के लिए हमने खोज कर लाए हैं, जिनकी ख्याति देश विदेश में विश्व स्तर पर स्थापित है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनके अनुभव, उनकी योग्यता, उनकी कार्यशैली और उनके राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन के जो अनुभव हैं उनको आपके समक्ष रखेंगे। वो हमारे आज के मेहमान श्री इंद्रेश कुमार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। इसके साथ साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य हैं और वो भारत तिब्बत सहयोग मंच के मार्गदर्शक भी हैं और इतने विराट व्यक्तित्व हैं कि लगभग 50 वर्षों से उन्होंने इस साधना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा राष्ट्र के प्रति देश के जगह जगह अलग अलग स्थानों पर समाज सेवा की अपने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उसमें लद्दाख में भी काम किया, जम्मू कश्मीर में भी काम किया और दिल्ली सहित अनेक राज्यों में आजीवन अविवाहित रहते हुए अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम किया। उनके जो अनुभव, उनकी जो अनुभूतियाँ हैं, उनसे हम आप सबको आत्मसात करेंगे। या सामाजिक बहुत सारे सरोकारों उनमें कार्य के लिए उनका साक्षात्कार किया है और जनता तक उस बात को पहुँचाया है। तो आज इस श्रृंखला में हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ हमें बातचीत करने का अवसर मिला है और हम संस्कार सारथी चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा कि आज एक समर्पित जीवन, राष्ट्र प्रेम और जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार जी आपके सामने हैं और उन्होंने देश के इसी श्रृंखला में मैं आज चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए आपके विचार, आपका समर्पण, आपका राष्ट्र प्रेम और जो देश की राजनीति है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्चस्व है, जो आपने काम किया है, जो आपकी उपलब्धियां हैं, उससे सभी लोग हमारे श्रोता और दर्शक और पाठक, क्योंकि पत्रिका भी है, तो लाभान्वित हों। तो उसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। संस्कार सारथी चैनल और पत्रिका को सतत लंबे समय से समाज जागरण, राष्ट्र जागरण, समाज सेवा, इसको समर्पित करके वो कार्य कर रही है। इसलिए मैं संस्कार सारथी चैनल और पत्रिका और उनके संचालक लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं और बधाई देता हूं। और वह अहर्निश सतत लगातार इस नेक कार्य को, जो स्वार्थ का नहीं निस्वार्थ का है, निस्वार्थ से आगे परमार्थ का है, इसको आप लोग करते रहें। इसके लिए प्रभु से आप सबके लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। चलिए, आपका इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने हमको अपना बहुमूल्य समय दिया। और इसी क्रम में मैं आपसे एक प्रश्न रखना चाह रहा हूँ, कुछ प्रश्न रखूँगा संक्षेप में, कि आप लंबे समय से RSS से जुड़े रहे हैं राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में। तो आपने जो राष्ट्र के उत्थान में जो आपकी गतिविधियाँ रही हैं, उनका संक्षेप में कुछ विवरण दें
आपके दायित्वों का कैसे निर्वहन किया, आपकी उपलब्धियां क्या रहीं, तो हमारे ये दर्शक जान सकेंगे। सन 1970 में जी मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से जब एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो चुका है, जी मैकेनिकल इंजीनियर बनकर निकला। जी जुलाई 1970 से प्रचारक जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई जी। और अब उसके 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। चलिए, बड़े सौभाग्य की बात। मैं प्रारंभ में लगभग 13 वर्ष दिल्ली में रहा। 13 वर्ष दिल्ली के बाद मैं 17 वर्ष जम्मू कश्मीर में रहा और ऐसे नाना प्रकार के दायित्व निभाते हुए मैं संघ के जिला प्रचारक से लेकर अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख और अब अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल का सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। संघ के कार्यों के साथ साथ समाज के सामने जो नाना प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं, उसमें भी काम करने का सुअवसर मिला। दिल्ली में रहते समय एक बहुत बड़ी 79-80 में बाढ़ आई थी। उस समय मुझे बाढ़ पीड़ित सहायता समिति गठित करके उसके सचिव के नाते दायित्व मिला। जो लाखों बाढ़ पीड़ित थे उनकी संभाल करना, उनका पुनर्वास करना, बाढ़ से राहत हो, इसका एक अद्वितीय कार्य करने का उस समय सौभाग्य मिला। चाहे वो हेलीकॉप्टर सेवा से भोजन पहुंचाना हो, चाहे नौका सेवा से भोजन और दवाइयाँ पहुंचानी हो, या पानी कहीं उतर रहा है तो उसमें चल चल कर पहुंचानी हो, परंतु वह एक बहुत बड़ी बाढ़ की आपदा थी जिसको दिल्ली ने संकट के रूप में झेला और उनको मदद करते हुए बाढ़ में राहत कार्य करने का सुअवसर मिला। इसी प्रकार से सन 75 में जब देश के अंदर उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को ध्वस्त करके आपातकाल लगाकर अधिनायकवाद को जन्म दिया, उसकी जो अंतर्गत आंदोलन लोक संघर्ष समिति से चला था, तो उसके अंदर पूरे देश के अंदर बुद्धिजीवियों के पास और श्रेष्ठ लोगों के पास साहित्य पहुंचाना कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है। संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जितने भी विपक्षी नेता थे उनको जेलों में डाल दिया गया। तो दिल्ली से दिल्ली का आंदोलन संचालित करना और अनेक सत्याग्रहों में विद्यार्थियों से लेकर बड़ों तक महिला और पुरुषों को इस आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जेल भी भेजने का काम मिला। उसी समय में जो भूमिगत नेता थे वह अपनी योजनाओं को माली जामा पहनाने के लिए मिलते थे और दिल्ली के अंदर ऐसी केंद्रीय बैठकों के संयोजन का काम करने का भी बहुत बड़ा अवसर मिला। उसके बड़े बड़े विचित्र प्रयोग भी हैं कि किस प्रकार से सरकार के आपातकाल के विरुद्ध यह सारी गतिविधियां सफलता से संचालित करने का सुअवसर मिला, जबकि सरकार ने वारंट इशू किए थे। उस सब के बावजूद भी 98 स्कूल गोइंग बच्चे जो आंदोलन में जेल चले गए थे, उनको बाहर निकलवाना, केस जीतना, श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ जुर्माना होना और उन बच्चों को परीक्षाओं में बिठाकर उन्होंने राष्ट्रीय कार्य भी संपन्न किया और अपने शैक्षिक जीवन को भी आगे बढ़ाया। ऐसे अनेक कार्य करने के सुअवसर मिले। उसी समय के अंदर यहाँ पर जितना भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्र छात्राएं हैं, उनमें राष्ट्रीय विचारों का नेटवर्क
चाहे जामिया होगा, चाहे JNU होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय होगा, उन सब में भी काम करने का सुअवसर मिला और हजारों हजार नवयुवक छात्र और राष्ट्रीय मुख्य धारा के कार्य के अंदर संघ के माध्यम से जुड़े। तो इस प्रकार से झंडेवाला देवी मंदिर, जो दिल्ली का एक माता वैष्णो का उप शक्तिपीठ है, यहाँ पर थोड़ा सा अनैतिक रूप से काम करने वाले लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। संघ ने दायित्व दिया और इसलिए ऐसे अनैतिक लोगों से झंडेवाला देवी वैष्णो माता का उपपीठ को मुक्त करवाना और उसको एक बहुत बड़ा स्वरूप देने के कार्य में सौभाग्य मिला। आज इस बात का गर्व है कि वह उनके संचालन समिति के द्वारा बहुत योग्य रूप में समाज सेवा, धर्म जागरण, माता की पूजा से मिलने वाले फलों के रूप में वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की विकास कर रहा है। फिर मुझे 17 साल जम्मू कश्मीर में रहने का अवसर मिला। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, इन सब में उस समय आतंकवाद था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, हिमाचल आतंकवाद से परे था और इस प्रकार से वहाँ मैं तिब्बती आंदोलन के संपर्क में आया और तिब्बत स्वतंत्रता के आंदोलन को एक नई अलख जगाकर भारत के अंदर और विश्व में और 25 साल से लगातार कार्य हो रहा है। और मैंने प्रारंभ में ये कहा था 20-21 वर्ष पूर्व कि एक समय आएगा जब भारत को खुलकर और विश्व के सब देशों को दानवीय चेहरा जो चीन का है उसके विस्तारवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करनी होगी। सैनिक रूप से भी उसको काबू करना होगा। इसी के साथ साथ कूटनीतिक रूप से मिलकर उसका सामना करना होगा और आर्थिक रूप से उसकी अगर कमर नहीं तोड़ेंगे तो विश्व के अंदर इस आसुरी शक्ति का दानव विश्व की सारी मानव जाति को निगलने वाला बन जाएगा। और आज वह सत्य सिद्ध हुआ है। इसलिए 2 नारे थे कि चीन की सीमा चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है, इसलिए उस कब्जे को रोकना चाहिए। चीनी आर्थिक साम्राज्यवाद, इसको आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हर देश बने, इस पर चलेंगे तो चीन का आर्थिक साम्राज्यवाद की रीढ़ भी तोड़ने में सफलता मिलेगी। आज वह सत्य भी दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के विरुद्ध सेना, सरकार, एजेंसियां, प्रशासन, इनको मदद करने के साथ साथ समाज का जन जागरण किया, बलिदान हुए, पर धरती नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा। और जो 4.5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित, डोगरे आदि बेघर बार हो गए थे, उनका सरकार पर दबाव डालकर और देश भर से समाज की मदद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से एकत्रित करके और जम्मू कश्मीर सहायता समिति के द्वारा और उनके पुनर्वास के अंदर कार्य किया। घरों से उजड़ गए थे, एक भी कश्मीरी पंडित परिवार, डोगरा परिवार, कुछ मुस्लिम परिवार भी आए थे, उनको दर नहीं भटकने दिया और सरकार पर दबाव बनाकर उनकी मांगें भी पूरी करवाई। और इधर आतंकवाद के विरुद्ध समाज को जागृत करके ग्राम सुरक्षा समितियों का सरकार की मदद से गठन करवाते हुए आतंकवाद को भी पूरी ताकत से झेलना और उसकी कमर तोड़ने में कैसी नीतियां बननी चाहिए, इसका भी प्रारूप रखा और उसमें भरपूर मदद दी। 3 बार आतंकियों ने मेरा और अपहरण करना और मुझे ख़त्म कर देने का प्रयत्न किया, पर वो असफल हुए। यह मेरी उपस्थिति इसका साक्षात उदाहरण है। इस तरह के भी उनके प्रयत्न हुए और ऐसे एक राष्ट्र की अलख जगाते हुए
हमने जो उस समय में अमरनाथ यात्रा 4-5 लाख यात्रियों से हर वर्ष फलती फूलती थी, वह 20-22 हज़ार पहुँच गई थी। सारे देश में संघ योजना से प्रवास करके चलो अमरनाथ, हर संकट की घड़ी में इस यात्रा को ना घटने देंगे ना बंद होने देंगे, और इसलिए अमरनाथ यात्रा का पुनः प्रतिष्ठित करने का भी पूरा कार्य हुआ। और उसी समय में सिंधु भारत की और मानवता की एक पहचान है, और लद्दाख में सिंधु बहता है, उस सिंधु उत्सव को भी जन्म देने का मौका मिला। और आज उस सिंधु यात्रा के और 24 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस बार 24वां उत्सव होगा, अगले वर्ष 25वां उत्सव एक सिंधु कुंभ के रूप में होगा, जो धार्मिक जगत का प्रथम और उत्सव होगा। सिंधु उत्सव पिछले हजारों हजार वर्षों के अंदर कभी सुनाई नहीं देता है, ना लिखा मिलता है, ना पढ़े में आता है, ना सुनने में आता है। यह और देश की सीमाओं से भारत के 130 करोड़ लोगों को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग के रूप में आया। तो इस प्रकार से ऐसे अनेक कार्य करते हुए, और उसके बाद भारत तिब्बत सहयोग मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, ईसाइयों के बीच के अंदर का कार्य है। इसी प्रकार से और ऐसे अनेक कार्य, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच है, कवि संगम है। ऐसे अनेक प्रयोगों से समग्र राष्ट्र को जातिवाद से, पंथवाद से, लिंग भेद से या अन्य भेदों से ऊपर उठाकर जन जागरण करने का अवसर प्रभु ने अपने आशीर्वाद से, संघ की कृपा से और समाज के सहयोग से मिलता रहा है। जी जी, मैं अगला प्रश्न है मेरा, मैं इसलिए थोड़े से प्रश्नों को हिस्से में रखूँगा कि अगला प्रश्न है कि आपका जो मूल उद्देश्य रहा है इन कार्यों के अलावा जो आपने किया है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आपने एक सेतु के रूप में काम किया है, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। तो इसको किस तरह से क्रियान्वित किया? मेरे मन के अंदर एक सदैव प्रश्न रहता था, उसी का उत्तर खोजने में से आया कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें जो आज मुसलमान हैं 17 करोड़ के लगभग भारत में, 19-20 करोड़ लगभग पाकिस्तान में और 11-12 करोड़ लगभग बांग्लादेश में, इन सब के अगर हम पूर्वजों में जाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे, सब देश से भारत के हैं, पूर्वजों से सब भारतीयों के हैं, सबकी परंपराएं और पहचान भारतीयता है। इसलिए जड़ों की तरफ जाएंगे तो हम सब एक हैं, और भारत एक ऐसा भूगोल है विश्व के अंदर जिसके बारे में ये माना जाता है आज के ईसाइयों के 223 फिरके, इस्लाम के 72 फिरके, जूडिज़म के प्रकृति उपासकों के, बौद्ध, जैन, सिख मत, सनातन के, तरह तरह के फिरकों के, अगर पूरी दुनिया में सम्मान सहित और अधिकार सहित सब रहते हैं तो भारत में ही है। इसलिए भारत को सांप्रदायिक, संकुचित, कट्टरपंथी और असहिष्णु कहना यह एक बहुत बड़ा अज्ञान, अंधकार और अपराध है। इससे मुसलमान निकलें और वह भी राष्ट्रीय मुख्यधारा में आए, इसलिए उसका अध्ययन करते करते हमने और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन किया। आज उसका लगभग 25 से अधिक प्रांतों में भारत के और 2500 स्थानों पर इकाइयां हैं। लाखों लाख लोग हर वर्ष उनके कार्यक्रमों में आते हैं, और उन्होंने विशेष कार्यक्रम कि आओ जड़ों से जुड़े, इसके बीच में आया। एक था 370-35 से, इसको यह कैसे देश की एकता अखंडता के लिए और मुसलमानों के लिए भी घातक है, जब रखा गया तो हस्ताक्षर अभियान हुआ। 8 लाख हस्ताक्षर तत्कालीन प्रेसिडेंट स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को दिए गए, जिनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें कहा कि मैं कांग्रेस और मुख्य प्रधानमंत्री
सरदार मनमोहन सिंह से ये बात उठाऊंगा कि हम ज़मीन को समझें, यथार्थ को समझें, गलत रास्ते को छोड़ें। इसी प्रकार से विश्व मंगल गोग्राम में 10,35,000 मुस्लिम हस्ताक्षर गौ सेवा और गौ रक्षा के लिए मुसलमानों के हुए। इसी तरह से राम जन्म स्थान के सत्य से जब उनको बताया गया तो उन्होंने 2016 से प्रारंभ करते करते 2018 में बड़े आन बान शान से जंतर मंतर नई दिल्ली में एकत्रित होकर नारा लगाया। हजारों हजार मुसलमानों ने कसम खुदा की खाते हैं इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनवाएंगे, जिसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार का कानून बनाना और देश में बिना किसी दुर्घटना के यह और मंदिर का जन्म स्थान का पूजन हो गया और मंदिर बनने का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से और जब हमने अध्ययन किया तो ध्यान में आया तलाक, ट्रिपल तलाक खुदा को सबसे नापसंद है और इसलिए मैं एक वाहिद था जिसने इस मुस्लिम समाज के रिफॉर्मिस्ट के लिए एक कदम उठाया। महिलाएं कोर्ट में गई और तलाक, ट्रिपल तलाक कैसा गैर इस्लामिक एक सामाजिक अत्याचार उत्पीड़न की रास्ता है, इस पर आवाज़ बुलंद की। कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने कानून बनाया और उसमें से 8.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं अत्याचार और अन्याय से उनको मुक्ति मिली और 8.5 करोड़ मुस्लिम मर्द जो अत्याचार का अधर्म, पाप और अपराध करते हुए जहन्नुम की तरफ, नरक की तरफ जा रहे थे, उनको जहन्नुम में जाने से रोकने का भी काम हुआ। यह इस सदी का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार भारत का ही नहीं विश्व का सुस्पष्ट है, ऐसा दिखाई देता है। और आज तरह तरह के प्रयोगों के द्वारा मुसलमान राष्ट्रीय मुख्यधारा में प्रवेश कर गया है। दिन दुगनी रात चौगनी तेज गति से वह इस ओर बढ़ रहा है। ऐसे गाय को लेकर, तुलसी जिसको रेहान जन्नती झाड़ कहा था उसको, और पूर्वजों को लेकर, तरह तरह की चीज़ों को लेकर, और स्वयं रसूल ने कहा है मक्का से हिजरत करते हुए मदीना जाकर, मदीना में सुलह के बाद मक्का आते हुए कि जब जब मैं तन्हा और तन्हाई में होता हूँ तो मुझे सुकून की ठंडी हवाएं पूरब में हिंद की सरजमी से आते हैं। हर मुसलमान इसको इन रियलिटी जिए। इस प्रकार का कार्य आज मुस्लिम मंच और देश के अंदर कर रहा है। एक नए हिंदुस्तान की रचना कि अब विभाजन नहीं होगा, मंदिर नहीं गिरेंगे, गौ माता कटेगी नहीं, देश के अंदर कट्टरता की हिंसा नहीं होगी, धर्मांतरण नहीं होगा, बल्कि अपने अपने धर्म के मार्ग से चलेंगे, दूसरे सब धर्मों का सम्मान करेंगे। यह एक मानवता, राष्ट्रीयता का और वहाँ पर संदेह लहरे ले ये दिखने लगा है। यह ईसाइयों में और अन्य मतावलंबियों में भी तेज गति से विस्तार करता जा रहा है। जी, मैं अगला प्रश्न है मेरा इसी विषय के नज़दीक है। जो आपने एक प्रश्न किया था, अभी आपने कहा था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब चीन भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है और मोदी जी ने जब भूमि पूजन हुआ था उस समय एक बात कही थी कि आतंकवाद और विस्तारवाद के दमन के लिए विकासवाद आवश्यक है और पूरी दुनिया में आवश्यक है। इस जो कथन को आप किस तरह से प्रमाणित कर पाएंगे, किस तरह सत्य कर पाएंगे, किस तरह से? ऐसा है कि इस समय चीन ने पूरे विश्व की मानव जाति पर 3 तरह से हमला किया है। कोविड-19 ये नेचर वायरस नहीं है, मैन मेड बायोलॉजिकल वेपन है जिसने सारी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। भारत ही है, अभी तक मेडिकल साइंस की औषधि आई नहीं, उपचार पद्धति आई नहीं। परंपरागत भारतीय उपचार पद्धतियों से उसने डिस्टेंस मेंटेन करना, कपड़े के मास्क का उपयोग करना, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी औषधियाँ, काढ़ा आदि से, HCQ से धीरे धीरे
अपना रिकवरी रेट 80% कर लिया, डेथ रेट 1.6 से डाउन कर लिया। यह एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक उपलब्धि है और एक कोविड-19 बायोलॉजिकल वेपन के विरुद्ध एक समाज सेवी स्वच्छता, रक्षा और स्वास्थ्य और मदद, इसकी एक बड़ी आर्मी खड़ी की। जनता और सरकार ने मिलकर इस संकट की घड़ी में गरीबों का घर राशन से भर दिया, जहाँ भी तकलीफ थी वहाँ पर भी भोजन पहुँचाया, भूख से एक भी मौत नहीं होने दी। और जब भगदड़ मची तो उसकी अराजकता विपक्ष ने पैदा करने की कोशिश की और उस अराजकता को सहायता कार्य से पूर्ण किया और इसलिए अराजकता भी नहीं पैदा होने दी और एक भी भूख से मौत नहीं होने दी। इसी प्रकार से उसके आर्थिक साम्राज्यवाद विस्तारवाद के लिए आत्मनिर्भर भारत, उससे हर देश आत्मनिर्भर बने, अपना बनाओ, अपना बेचो, अपना खरीदो, अपने का उपयोग करो, अपने का गुणगान करो, वोकल फॉर लोकल, और अपने की गुणवत्ता बढ़ाओ। जब हर देश इस पर चलेगा तो उस देश की बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, अनपढ़ता, गरीबी भी दूर होगी, जलालत नहीं रहेगी और देश तरक्की करेगा और चीन के आर्थिक आधार कमज़ोर होते जाएंगे, उसके माल की तरफ नहीं बढ़ेगा। ये भी आवाज़ लगाई सरकार ने और जनता ने, चीनी माल बेचेंगे नहीं, चीनी माल खरीदेंगे नहीं, चीनी माल का उपयोग नहीं करेंगे, चीनी माल घर घर दुकान दुकान से निकाल कर और चीन की अर्थी जलाएंगे, सजाएंगे, उसको आर्थिक रूप से तोड़ने का। और ऐसे ही जब उनकी सैनिक शक्ति सीमाओं से निकलकर ताइवान को, तिब्बत को, हांगकांग को आज कुचल रही है, कब्जे में किया है, हिमालय पर गिद्ध दृष्टिदायी है, सेना है, इसलिए सैनिक शक्ति के रूप में भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसलिए सारे विश्व को ये ध्यान में आ गया है कि भारत चीन जैसी और दानवीय शक्ति को मानव जाति पर को गुलाम बनाने के चीज़ों को रोकने में सक्षम है। इसलिए पूरा विश्व नरेंद्र मोदी और भारत के साथ खड़ा हो गया है। यह एक सत्य है और मुझे ये लगता है कि सब लोगों ने इस तरफ बढ़ना चाहिए। आपके इसके द्वारा मैं एक अपील करूँगा, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, पूरा देश सैनिकों के लिए दो तरह से विचार करे। एक, गरम कपड़े, अच्छे उम्दा गरम कपड़े यह और हमारी सीमाओं पर सेनाओं के लिए जाएं, और दूसरा, जगह जगह पर जिला स्तर पर रक्तदान शिविर लगाकर और वह रक्त दे, ताकि आने वाले कल के अंदर अगर कोई भी संकट का समय आता है तो उस समय के अंदर पूरा देश सामने खड़ा हो। मैं स्वयं 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक लद्दाख जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरा ये प्रश्न था इसमें, चूँकि आप भारत तिब्बत जो सहयोग मंच है उसके आप मार्गदर्शक हैं, इसीलिए ये प्रश्न रखना चाह रहा था, लेकिन आपने पहले ही इसका जवाब दे दिया, तो इसलिए आप। मैं इस समय हिमालय परिवार, भारत तिब्बत सहयोग मंच आदि की तरफ से एक बात सारे देशवासियों को कहूँगा, देशवासियों को नहीं, पूरे विश्व के 780 करोड़ लोगों को कहूँगा, आगे बढ़ें और इस बात का बुलंद प्रचार करें कि तिब्बत, ताइवान और हांगकांग को स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाए। इसके जन आंदोलन, लिखने, पढ़ने, बोलने, धरने, प्रदर्शनों में यूएनओ पर दबाव बनाया जाए, इनको सदस्यता दे। और इसी प्रकार से पाकिस्तान ने जो पीओजे गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान उसको खाली करे। आज इस जन जागरण और जन आंदोलन की मानव जाति के हित में और भारत देश की सुरक्षा, अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। जी, अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है भाई साहब कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने पहले भी एक बार आपसे प्रश्न किया था कि जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनकी 3 बातें थी कि एक ध्वज,
एक विधान और एक समानता की, तो दो चीज़ें तो हो गई, जम्मू कश्मीर हो गई, पूरे भारत में हो गई। लेकिन आज जो समान नागरिक संहिता, एक समान अधिकार सभी को सभी अर्थों में मिलना चाहिए, ये कहाँ तक तर्कसंगत है और आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो आपने कहा था कि ये होगा, मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आज ऐसा है जी 370-35 के हटने के बाद जी संसद में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी गृह मंत्री ने जो घोषणा की, रक्षा मंत्री और सब ने मिलकर उसको आगे बढ़ाया, जी वह ये थी, नाउ वी आर वन नेशन, वन पीपल, वन नेशनैलिटी, वन कॉन्स्टिट्यूशन, जी वन फ्लैग, वन सॉन्ग, वन स्लोगन, इस रूप में आ गए हैं। जी मेरा उसमें से सबको ये कहना है, ये ऐसी चीज़ है विच रिस्पेक्ट एंड गिव्स सिक्योरिटी गारंटी टू ऑल द वेराइटीज़ ऑफ सिटीजनशिप। इससे किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक राष्ट्रीय कानून आना, और यह इस देश के लिए आवश्यक था, आवश्यक है और आवश्यक होगा। सब धर्मों के लोगों को उनके ग्रंथ इस बात के लिए आग्रह करते हैं, आप जिस देश के हैं उसके कायदे कानून को मानकर ही चलना चाहिए। परंतु भारत का वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन लॉ इस बात का साक्षी है, विच रिस्पेक्ट्स एंड विच गिव्स गारंटी ऑफ सिक्योरिटी टू ऑल वेराइटीज़ ऑफ सिटीजनशिप।